नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और 2 बजे की 5 बड़ी खबरें दिखाएंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे 5 बड़ी खबरों से। आपको बता दें कि पहली बड़ी खबर जो है वो दिल्ली से होगी। सरकार अब वक्फ बोर्ड को लेकर एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। दूसरी बड़ी खबर बिहार से होगी, जहां मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। और तीसरी बड़ी खबर यूपी से, जहां अयोध्या रेप मामले में सियासत गरमाई है। और चौथी बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां केदारनाथ में रेस्क्यू जारी है। पांचवी बड़ी खबर सागर से है, जहां सागर जिले में एक बड़ा हादसा हो गया। शाहपुर इलाके में एक मकान गिरा है और हादसे में 9 बच्चों की मौत हो गई है। चलिए, तो जो पहली बड़ी खबर है इस वक्त आपको बता दें, वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव। दिल्ली से सरकार अब वक्फ बोर्ड को लेकर एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके तहत किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने और उस पर कंट्रोल करने के अधिकारों पर रोक लगानी चाहती है। सूत्रों के बताया है कि कैबिनेट ने वक्फ एक्ट में 40 बदलावों पर चर्चा की है और उसमें वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र की जांच करने वाले भी शामिल हैं, जो देश भर में लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति को कंट्रोल करते हैं। वक्फ एक्ट में एक जो बड़ा बदलाव प्रस्तावित है, उसके अनुसार वक्फ बोर्ड अगर किसी प्रॉपर्टी पर दावा करती है तो उसका वेरिफिकेशन यानी सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। वहीं जिन संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड और किसी आम व्यक्ति के बीच लड़ाई चल रही है, तो उसमें भी वेरिफिकेशन को अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा गया है। सूत्रों ने संकेत दिया कि वक्फ एक्ट में बदलाव के लिए एक विधेयक संसद में पेश किया जा सकता है। तो वक्फ एक्ट में बड़े संशोधन की तैयारी में मोदी सरकार है और केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में एक बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। 40 संशोधनों को मंजूरी दी गई है कैबिनेट में और संसद में जल्द संशोधन बिल पेश करेगी मोदी सरकार। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से इरफान खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इरफान, जिस तरीके से ये पूरा मामला आया, 40 संशोधनों पे बात भी हो रही है, पूरी तैयारी हो चुकी है, क्या बड़ा बदलाव होगा इसमें बदलाव करने से? जी हाँ राखी, वक्फ बोर्ड की अगर बात करें तो वक्फ बोर्ड को लेकर अब मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला होने जा रहा है। वक्फ बोर्ड एक्ट में 40 बदलाव लगभग मोदी सरकार करने जा रही है। वक्फ बोर्ड संपत्तियों की अगर बात करें तो वक्फ बोर्ड संपत्ति को लेकर जिस तरह वक्फ बोर्ड के दावे होते हैं या उसमें रहने वाले जो किराएदार होते हैं, उनको लेकर अगर कोई मतभेद होता है तो उसकी पूरी तरह से जांच की जाएगी, निष्पक्ष जांच होगी। इसके अलावा 40 जिस तरह की बातें रखी गई हैं कि 40 जो एक्ट है उनमें संशोधन किया जाएगा, इसको लेकर एक बड़ा कदम मोदी सरकार की तरफ से देखने को मिल सकता है। वक्फ बोर्ड की अगर बात करें, वक्फ बोर्ड एक्ट में जो संपत्तियां आती हैं उन संपत्तियों को लेकर भी कई बदलाव बड़े किए जा रहे हैं। बिल्कुल इरफान, जिस तरीके से संसद में जल्द संशोधन बिल पेश करने की बात हो रही है, मुझे लगता है इस पूरी प्रोसेस में, ठीक है, एक आएगा, वक्त लगेगा, तमाम चीजें होंगी, लेकिन इस दिशा में ये जो कदम उठाया जा रहा है, क्या लगता है, क्योंकि 40 संशोधनों को मंजूरी भी कैबिनेट से मिल सकती है और मिल गई है बल्कि ये कहना चाहिए, तो इस दिशा में ये जो कदम मोदी सरकार का है, इसको कितना कहना चाहिए वक्फ बोर्ड को लेकर, क्योंकि ये सारा डिसीजन है, तो कितना जरूरी, उपयोगी माना जाए और कितना एक बड़ा बदलाव हम देख सकते हैं? ये सवाल मेरा इसलिए भी है क्योंकि वक्फ बोर्ड को लेके बहुत सारी चीजें पहले भी आई हैं, बातचीत हुई है, लेकिन अब इस पे संशोधन करके 40 चीजों में जिस तरह से आगे बढ़े तो वो कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? हाँ राखी, 40 संशोधन जिस तरह किए जा रहा है वक्फ एक्ट को लेकर, वक्फ बोर्ड की संपत्ति में आपको बता दूं कि देश में करोड़ों के हिसाब से वो वक्फ बोर्ड संपत्ति है, जिसको लेकर अब भारत सरकार जो है वो एक्शन मोड में है। संपत्ति को ज्यादातर देखा जाए तो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो अपनी संपत्ति ज्यादातर वक्फ एक्ट के तहत जो है वक्फ बोर्ड को दान कर देते हैं और उसके बाद में वो वक्फ संपत्ति जो होती है वो उसका रेंट चलाया जाता है। उस रेंट पर से जो भी उसकी इनकम होती है, उस इनकम से वक्फ बोर्ड जो है पूरा सर्कुलेशन चलाता है, जिसको लेकर, लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा सवाल यह है, वक्फ बोर्ड संपत्तियों लेकर पहले भी कई बार विवाद हुए हैं। वक्फ बोर्ड संपत्तियों को लेकर, उनके रेंट को लेकर कई घोटाले वक्फ बोर्ड में सामने आए हैं, लेकिन अब मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला होने जा रहा है। 40 से ज्यादा जो संशोधन किए जा रहे हैं वक्फ एक्ट को लेकर, इससे लगता है कि कहीं ना कहीं वक्फ एक्ट में जो है सुधार हो पाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया इरफान पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि संसद में जल्द संशोधन बिल पेश करेगी मोदी सरकार और बड़े संशोधन की तैयारी की जा रही है, जिससे कई बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। पटना में सीएमओ कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। बताया गया कि सीएमओ के ईमेल आईडी पर अलकायदा ग्रुप के नाम से यह धमकी दी गई है, जिसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। मामले में पुलिस ने
मेल करने वाले के खिलाफ सचिवालय थाने में केस दर्ज कराया है। साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। 16 जुलाई को सीएमओ बिहार पटना के कार्यालय के ईमेल आईडी पर ईमेल धारक के द्वारा बम से उड़ाने अलकायदा ग्रुप लिखा धमकी भरा मेल भेजा और इस मामले में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई है। तो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। चलिए, और बिहार से ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से ये पूरी खबर आई है, अलकायदा ग्रुप का नाम आ रहा है, मतलब अपने आप में बड़ा एक ये मामला है कि कहीं ना कहीं आप कार्यालय को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। क्या एक्शन पुलिस प्रशासन की तरफ से लिया गया है? कितना अलर्ट मोड पर इस वक्त पटना बिहार है? सबसे बड़ी बात यह है कि 2 तारीख को उन्होंने प्राथमिकी सचिवालय थाने में की है इस प्रकार से कि अलकायदा द्वारा पीएमओ हाउस को उड़ा देने की बात। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 तारीख को उन्होंने प्राथमिकी दर्ज की है और आज 4 तारीख है। इस 2 दिनों में बिहार पुलिस को सफलता नहीं मिलना, ये कहीं न कहीं सबसे बड़ा सवाल है। जिस तरह से धमकी तो दी गई है अलकायदा द्वारा, लेकिन इसके बाद बिहार पुलिस की हरकत जिस तरह से होनी चाहिए थी, वो हरकत दिख नहीं रही है। क्योंकि 2 दिन हो गया, जाहिर सी बात है कि 2 दिन अगर हो गया है तो लोगों का सवाल उठना और उंगली उठना स्वाभाविक है। लेकिन आखिर बिहार पुलिस क्या कर रही है? आला अधिकारी का कहना है सिर्फ यही कि प्राथमिकी दर्ज की गई है, जांच आरंभ है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार की राजधानी, अब सोचने वाली बात है कि बिहार की राजधानी पटना हो और उसके मुखिया, बिहार की मुखिया को कार्यालय की उड़ाने की धमकी दी जाए, तो ये छोटी नहीं, ये बहुत बड़ी सवाल है, नहीं बल्कि बड़ा माने एक कहा जाए कि इतनी बड़ी सवाल को जन्म देना, यानी आम लोग का क्या हाल होगा, जिले की क्या स्थिति होगी, ये सोचने वाली बात है। सबसे बड़ी बात तो है कि पटना ऐसा जगह में और सीएम के कार्यालय को इस तरह से उड़ाने की धमकी मिल जाए तो आम आदमी को क्या हो सकता है। और जबकि 2 तारीख को इसमें प्राथमिकी दर्ज हुई है और 4 तारीख आज है, तो पुलिस को खाली हाथ लगी है अभी तक, तो ये भी तो एक सवाल है। बिल्कुल, लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि सीएम हाउस को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। धमकी मिलने के बाद आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, राजधानी का मामला है और राजधानी में होने के बाद प्राथमिकी दर्ज 2 तारीख को होती है, अलकायदा ग्रुप के नाम से ईमेल भी आ रहा है, तो अलर्ट मोड पे क्यों नहीं है प्रशासन? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जो तमाम दिग्गज हैं उनसे बातचीत हुई है, सिवाय जांच की और कुछ नहीं करेंगे। और मुझे लगता है जो सीएम हाउस के जो लोग होंगे, क्या उनसे कोई बातचीत हुई है? क्योंकि ये छोटी सी खबर नहीं। बात है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, मामला है, गंभीर मामला, सेंसिटिव है। इस मामले में न पुलिस बोलने के तैयार है, न कोई नेता, न कोई आम लोग। ये चूंकि ये सबसे बड़ी बात है कि ये पुलिस वाली बात है और गोपनीयता भी इसके पीछे, अगर पुलिस कुछ कर रही होगी तो शायद ये मीडिया वाले को जानकारी उपलब्ध नहीं कराती हो, जान के कि अगर मैं सार्वजनिक करूं तो हो सकता है इस मामले में व्यवधान उत्पन्न हो जाए, या तो इस घटना में जो भी शामिल है वो फरार हो जाए या कहीं अन्य स्टेट चला जाए, यह भी हो सकता है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पुलिस अगर जांच जब करती है तो अनेक पहलुओं पर जांच करती है, क्योंकि उसका अनुसंधान प्रभावित ना हो। कई कैसे मामले हुए हैं, आए हैं कि अगर उस मामले को डिस्क्लोज किया गया है पुलिस द्वारा, तो फिर वो अपराधी अन्य प्रांत में भाग गए हैं। तो ये हो सकता है कहीं न कहीं ये भी बात हुई हो, या और अन्य कई को मामला हो, या कोई और बड़ी बात हो। पुलिस इस तरह से इस मामले को सिर्फ सीधे नकार रही है। जिस तरह से थाने में प्राथमिकी दर्ज है, वो कॉपी आपके संलग्न में है, आपके पास है, और कोई अधिकारी इस बात से बताने से इनकार नहीं बल्कि कतरा रहे हैं। सीधे ये कहना है लोगों को, अधिकारियों को, तो मैं जांच कर रहा हूं, जांच के बाद ही कुछ नई बात आ सकती है इस मामले में। चूंकि ये मामला हाई प्रोफाइल का अलकायदा है, अलकायदा एक छोटी मोटी संस्थान नहीं है, आप भी जान रही हैं और बिहार के लोग भी नहीं जान रहे हैं कि अलकायदा एक ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप है, वो कहीं भी कभी भी कहीं भी कुछ कर सकता है, उसमें क्षमता है। तो इसलिए ये बात हो सकती है गोपनीयता के, उस चीज को गोपनीय रखा गया है, क्योंकि मामला बहुत बड़ी है, छोटी मामला है नहीं घटना। तो इस लिहाजे से हो सकता है कि उस मामले को थोड़ा सा गंभीरता पुलिस लेते हुए इसको नहीं कर रहे हो। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो आपको बता दें, अलकायदा नाम के ग्रुप से एक ईमेल आया है और सीएम
हाउस को बम से उड़ाने की धमकी है। लेकिन जिस तरीके से खबर आ रही है कि पुलिस प्रशासन उतना मुस्तैद नहीं दिखता, जो अपने आप में एक बड़े सवाल खड़े कर रहा है। और तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। अयोध्या गैंग रेप केस का मामला है। अयोध्या में 12 साल की बच्ची से रेप के मामले में समाजवादी पार्टी निशाने पर आ गई है। इस मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की चुप्पी को लेकर सवाल उठे। मोहित पर 29 जुलाई को मुकदमा दर्ज हुआ था और 30 तारीख को उसकी गिरफ्तारी हुई थी। अयोध्या में उपचुनाव से पहले रेप केस को लेकर सियासत गर्मा गई है। 2.5 महीने तक लड़की से रेप करने और उसका वीडियो बनाने के आरोपी दो जो लोग हैं, उनमें से एक सपा का सदस्य बताया जा रहा है। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल जो है, उसने जो पीड़ित परिवार है उनसे मुलाकात भी की है। और आपको बता दें कि लगातार बहुजन समाज पार्टी की जो प्रमुख है मायावती ने सरकार की सख्त कार्रवाई का समर्थन करते हुए सपा को कटघरे में खड़ा किया है। इस बीच राज्य के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर दुष्कर्म के आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। वहीं सपा के राष्ट्रीय महासचिव है शिवपाल सिंह यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर पलटवार करते हुए उनके नार्को टेस्ट की मांग की है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि पीड़िता के लिए सरकार अच्छे से अच्छा चिकित्सीय प्रबंध कराए। बालिका के जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड वंदना रावत हमारे साथ जुड़ गई हैं। वंदना जी, सबसे पहले तो जिस तरीके से यह पूरा मामला सामने आया, देखिए सियासत का यह मुद्दा था नहीं, लेकिन सियासत इसलिए हो गई क्योंकि एक जो सदस्य है वो समाजवादी पार्टी का बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव चुप हैं। अभी कल तक अखिलेश यादव कह रहे थे डीएनए टेस्ट हो जाए। आज पूरे मामले में जो बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल के जो लोग हैं वो पीड़ित परिवार से मिल गए हैं। मायावती अलग समर्थन कर रही है कि अच्छी कार्रवाई है। देखिए, कार्रवाई तो आप कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि उस लड़की को एक तो दुष्कर्म, ऊपर से आप उसका वीडियो बना के ब्लैकमेल करके एक लंबे वक्त तक उसका शोषण कर रहे थे। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और बेहद शर्मिंदगी का विषय जो है वो ये है कि राजनीतिक दल से जुड़े हुए जब लोगों का नाम आता है, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि होते हैं जिन्हें खुद वो कहीं ना कहीं आकर जनता चुनती है। अब आगे इस मामले में क्या? देखिए, ये काफी बड़ा मामला है। तो लड़की पिछड़ी जाति की लड़की है, नाबालिग है। 12 साल की बच्ची के साथ इस तरह का दुष्कर्म, चाहे वो कोई राजनीतिक दल का सदस्य हो, चाहे वो कहीं कोई अन्य दल का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक लड़की की जिंदगी के साथ खिलवाड़, वो भी एक बच्ची के साथ, ये एक बहुत गंभीर मामला है। लेकिन वही अगर राजनेताओं की और राजनीति की बात की जाए तो सियासत बढ़ गई है। हालांकि रेप पीड़िता से परिवार से मिलने आज देखिए बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था उनके घर, और पूरी रिपोर्ट जो है वो पार्टी को भी सौंपेगा। और इस प्रतिनिधिमंडल में जो थे वो सांसद थे बाबूराम निषाद थे, और जो मंत्री है नरेंद्र कश्यप वो थे। ये पूरा जो मामला देखिए गैंग रेप का मामला, आरोपियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। योगी आदित्यनाथ लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। शुक्रवार को देखिए पीड़िता और पीड़िता के परिजन से उनकी मुलाकात भी हुई थी। जब से मुलाकात हुई तब से 3 जो अधिकारी है उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। और जो आरोपी है सपा नेता है मोइन खान की बेकरी पर कल देखिए बुलडोजर भी चल गया। कल पूरे दिन ये कार्रवाई चलती रही। भारी पुलिस बल बुलडोजर के साथ बेकरी पहुंची थी और कार्रवाई करते हुए बेकरी को भी ढहा दिया गया है। आरोपी पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का भी आरोप है। इससे पहले भी मोइन खान की बेकरी पर छापेमार कार्रवाई हो चुकी थी। फूड विभाग ने छापा भी मारा था। मतलब ये पहले से ही आरोपी थे, इनके ऊपर तमाम ऐसी चीजें आरोप लग रहे थे। अब इसका सैंपल भी जब्त किया गया। इसका जो बेकरी है वो भी सील करने का प्रोसेस शुरू हो गया है। लाइसेंस रद्द करने की भी बात की जा रही है। जो छापा पड़ा है उसके बाद लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। तीसरा, अब इनके ऊपर धमकाने का भी आरोप है। देखिए, उसके साथ रेप करने के बाद वीडियो बनाने के बाद भी ये नेता जो है इसके अंदर जरी सी भी इंसानियत नहीं थी। ये गैंग रेप जो आरोपी है, पीड़ित महिला लड़की, उसके बाद जाते हैं, उसके परिजनों से मुलाकात करते हैं, उन पे दबाव भी बनाते हैं, सुलह करने की धमकी देते हैं। अगर सुलह नहीं की जाती है तो वो जान से मारने की भी देखिए धमकी देते। तो ये भी मामला दर्ज किया गया है इनके खिलाफ। और वही अगर सियासत की बात है, देखिए रही बात गैंग रेप में, पूरे मामले में जो योगी सरकार ने लगातार वो एक्शन में किसी भी तरीके से कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। आज भी देखिए रोहित जो सिपाही था, रोहित यादव, उसको भी उन्होंने सस्पेंड कर दिया गया। तीसरा सस्पेंशन है ये राखी। इसके अलावा देखिए अब ये मायावती भी इस मामले में उतरी। उन्होंने भी जो सरकार जो कार्रवाई कर रही है आरोपी के खिलाफ, उस पर जो उसका समर्थन किया है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वही तमाम मंत्रियों के भी बयानबाजी आ रहे। कल देखिए संजय निषाद भी पहुंचे थे। निषाद पार्टी भी समाजवादी के खिलाफ खड़ी हो गई है। वहां पहुंचे, उनके तो आंखों में आंसू तक आ गए थे। पीड़िता से मिले, उसके परिजनों से मिले।
वही ओम प्रकाश राजभर भी मैदान में कूद गए हैं, समाजवादी को घेर लिया है, पूरे कटघरे में खड़ी हो गई है समाजवादी। देखिए, सबसे अहम मुद्दा यह है कि अयोध्या में चुनाव होना है, उपचुनाव होना है, मिल्कीपुर विधानसभा, तो कहीं ना कहीं राजनीति जोरों पर है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। लेकिन मुद्दा यह है कि आखिर ऐसी घटना घटी ही क्यों। ठीक है, वंदना जी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि सवाल तो जस का तस है कि आखिरकार इस तरह की घटनाएं क्यों हुई, क्यों ये मामला फिर आया, और आखिरकार ऐसी घटनाओं पर कब लगाम लगेगी, कब रोक लगेगी, कब खत्म होंगी ये घटनाएं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। चलिए, और उस वक्त की चौथी बड़ी खबर आपको बता दें कि केदारनाथ यात्रा मार्ग पर चल रहे रेस्क्यू अभियान के साथ अब सेना के जवानों ने भी सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सेना ने 2 स्निफर डॉग यात्रा मार्ग के लिए रवाना कर दिए हैं। डॉग यूनिट मौके पर पहुंच गई है। वहीं जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि आज हेलीकॉप्टर के माध्यम से सेना की सर्च टीम को लिंचोली उतारा गया है, जहां से पूरे क्षेत्र में सर्च अभियान शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि कई लोग बारिश के डर से अपनी जान बचाने के लिए जंगलों की तरफ बढ़े हैं। वहीं कई लोगों के रास्ता भटकने की संभावना भी जताई जा रही है। ऐसे सभी स्थानों पर अब सर्च अभियान किया जाएगा। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। चलिए, और इस वक्त की 5वीं बड़ी खबर, सागर हादसा। सागर जिले में बड़ा हादसा हुआ। शाहपुर इलाके में एक मकान गिरा था और हादसे में 9 बच्चों की मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक जर्जर मकान के नजदीक रुद्री निर्माण यानी कि शिवलिंग का काम चल रहा था। जो बच्चे रुद्री निर्माण कर रहे थे उन्हीं के ऊपर भर-भराकर यह मकान गिर गया। हादसे की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव मौके पर मौजूद हैं। फिलहाल बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सागर में हुए हादसे के बाद अब सरकार भी एक्शन मोड पर आ गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हादसे के जांच के आदेश दिए हैं और इसके साथ ही 4 लाख के मुआवजे का ऐलान भी किया है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हादसे पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भी दुख जताया। वो सुरक्षित हैं और प्रशासन पूरी तरीके से सुबह से लगा हुआ है। हम सब लोग इस समय आप देख ही रहे हैं कि अस्पताल में मौजूद हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का सुबह फोन आया था, उन्होंने सबके परिवारों के लिए दुख व्यक्त किया है। 4-4 लाख रुपया हर परिवार के लिए सहायता की घोषणा की है। 1-1 लाख रुपया जो घायल है उनके लिए की, और जो भी संभव हो सकता है सरकार की तरफ से पूरी मदद मिलेगी। इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। मैंने कलेक्टर सागर से भी कहा है कि आप जितने भी पुराने मकान हैं उनको दिखवा लें। गाँव में पंचायतों से बोलकर, सेक्रेटरियों से बोलकर, वहाँ कोई पुराने मकान है, पानी बारिश बहुत पड़ रही है, तो कहीं भी पुनः इस प्रकार की दीवार गिरने की घटना न घटे। सरकारी स्कूल जो पुराने हो चुके हैं उनके आसपास बच्चे ना रहें, वहाँ भी दिखवा लें, कोई इस प्रकार की घटना न घट सके। तो इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हम सब सचेत हैं और हम सब पूरी सरकार जो परिवारों के साथ घटना घटी है उस दुख के साथ पूरी सरकार। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे सहयोगी दीपक मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, ये जो पूरी घटना हुई बहुत दुखद है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा मामला आया, बच्चों पर गाज गिरी है, मकान जिस तरीके से दीवार वो गिरी और कई बच्चों की मौत हुई है, तो मुझे लगता है कि जो घायल हैं उनके बेहतर इलाज के लिए तो ठीक है, जो सरकार है मुआवजे की बात कर रही है, लेकिन बड़ा हादसा है और 9 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है। लेकिन अब आगे इस पूरे मामले में क्या और किस तरीके से ये जो पूरी घटना सामने आई है, क्या दीवार कमजोर थी, मकान कमजोर था, क्या पहले देखा नहीं गया, क्योंकि वो वहां पे शिवलिंग निर्माण कर रहे थे, तो क्या अचानक से ये हादसा हुआ? बताना चाहूंगा, ये काफी पुराना जर्जर मकान पड़ा हुआ था। मकान में काफी गुणवत्ता विहीन ये मिट्टी का उपयोग किया गया था। ईंट और रेत का उपयोग न करके इसे मिट्टी से जुड़ाई की गई हुई थी, जो अधिक बारिश होने के कारण ढह गई, जिसमें ये मौतें हुई हैं। आगे किस तरीके की कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जा रही है? कलेक्टर, एडिशनल एसपी ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और टीम गठित भी कर दी गई है। जांच प्रारंभ हो जाएगी। अभी हाल तो बच्चों के पीएम करा के सब उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि हादसे में 9 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है। दुख इस बात का है कि शिवलिंग निर्माण में ये बच्चे बैठे थे और वो एक जर्जर मकान था जो अचानक से भरभराकर उन बच्चों के ऊपर ही गिरा, जिसमें 9 बच्चों की मौत हुई है। हालांकि सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। सीएम सहित तमाम लोगों ने इस पर दुख भी व्यक्त किया है। चलिए, तो 5 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।